हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप सिंगापुर गए हो, तो सिंगापुर का वीज़ा आपने कैसे हासिल किया, उसकी डिटेल बताओ हमें। तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं, अच्छी रिसर्च करके जाना। बस इतना पता कर लेना कि वो वीडियो जेन्युइन है या सही इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया। क्योंकि लोग यूट्यूब पर यूट्यूबर बनने के लिए, करियर बनाने के लिए क्या करते हैं कि खुद ही किसी का वीडियो देखते हैं और उस तरह के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि खुद नहीं गए होते हैं। तो मैं केवल उन्हीं चीज़ों पर वीडियो बनाता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होता है। तो यार बार बार श्री निकलता है, श्रीलंका निकलता है। सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई मैंने कैसे किया, क्या क्या कैसे मैं सिंगापुर तक पहुँचा, वो पूरा आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किए। तो डॉक्यूमेंट तो आपको मालूम ही है कि पासपोर्ट और ये सब चीज़ें हैं। सिंगापुर का वीज़ा थोड़ा सा टफ वीज़ा में गिना जाता है। तो उसके लिए कुछ, जैसे वो सिंगापुर में ना फ़ोटो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो फ़ोटो पे खास ध्यान रखना कि बॉर्डर नहीं होना चाहिए फ़ोटो पे, 80% फेस होना चाहिए और मैट फिनिश में होनी चाहिए। क्योंकि थाईलैंड वगैरह में ग्लॉसी फिनिश में भी फ़ोटो चल जाती है, पर इनकी एक कंडीशन है कि मैट फिनिश 80% फेस होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और कोई गले में चेन वेन या कान में बूंदे वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फ़ोटो पे खास ध्यान रखना। बाकी वो सब तो आपको मालूम ही है कि मतलब मैं सोचता हूँ जब लोग डॉक्यूमेंट बताते हैं ना, तो कहते हैं पहला डॉक्यूमेंट तो पासपोर्ट जरूरी है। कॉमन सेंस की बात है यार कि बिना पासपोर्ट के आप जाओगे कैसे? पासपोर्ट पे बोल करके क्यों वो कर रहे हो? तो डॉक्यूमेंट में मेन चीज़ है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में ना कम से कम ₹1,00,000 रख लेना। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा ना, उतना मतलब आपका वीज़ा की मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और सारे डॉक्यूमेंट कलर्ड प्रिंट आउट निकालना, और कलर्ड प्रिंट आउट से ही वीज़ा अप्लाई करना। और बैंक बैलेंस में जितना ज़्यादा पैसा रख सको उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपके वीज़ा के मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाएंगी। पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंट्री का, तो बैलेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी ज़रूर होनी चाहिए। तो वो आपने क्या मैनेज करनी है वो आपका ट्रैवल एजेंट गाइड कर देगा। ट्रैवल एजेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा देश है जो कब कहता है कि आप डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप सिंगापुर की एम्बेसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सिंगापुर इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता है, तो आप ऑनलाइन भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो सिंगापुर का वीज़ा ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू ही अप्लाई होगा, ये बात ध्यान रख लेना। वो एजेंट आप अपने आसपास ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो। सिंगापुर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और अगर आप मुंबई और दिल्ली से अप्लाई करते हो तो आपको 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है। मुझे 60 दिन का वीज़ा मिला था मल्टीपल एंट्री का। तो बैंक स्टेटमेंट पे ध्यान रखना, मतलब जेब में पैसे होने चाहिए। ठीक है, फोटो का खास ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट के कलर प्रिंट आउट रखना, और सारे डॉक्यूमेंट का एक सेट अपने साथ कैरी जरूर करना। क्योंकि एक बात दोस्तों समझ लो कि वीज़ा इस बात की गारंटी नहीं कि आपको उस देश में एंट्री मिलेगी। वीज़ा देने वाली एजेंसी एक चीज़ अलग है कि भी हाँ भी उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब पे। वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर जो अथॉरिटी बैठी है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, वो डिसाइड करता है कि आपको डिपोर्ट करना है या आपको कितने दिन का एंट्री वीज़ा देना है। आपको मालूम है मेरे को वीज़ा मिला था 60 दिन का, पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको 40 दिन का कर दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर चाहता तो उसको 10 दिन का भी कर सकता था, इमिग्रेशन ऑफिसर चाहता तो उसको मुझे कैंसिल करके डिपोर्ट भी कर सकता था। इसलिए वीज़ा के ऊपर लिखा होता है कि ये वीज़ा इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ अप्लाई किए हैं, वो डॉक्यूमेंट की एक एक कलर प्रिंट आउट की कॉपी जरूर रख लेना। वो मांगे या ना मांगे वो उसकी मर्जी के ऊपर है। लोग बोलते ना अरे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हाँ नहीं मांगा, अगर मांग लेता तो आपके पास सारा एक एक कलर कॉपी का सेट होना चाहिए। कोई भी डमी टिकट मत लगाना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं ना, जेन्युइन जाओ जेन्युइन आओ। मेरे को आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सीधी बात है, टिकट बुक करवाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग में चेंज हो सकता है तो वो कैंसिलेशन वाली टिकट बुक करवाओ, जेन्युइन टिकट बुक करवाओ, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा। होटल बुकिंग, अच्छा ये सिंगापुर वगैरह में क्या है ना, जितनी भी होटल बुकिंग है ना वो वैसी नहीं होती है, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड या पे एट प्रॉपर्टी, ये सब सिस्टम नहीं है। ये सब आपसे पहले पैसे ले लेंगे, भले कोई 5 दिन पहले पैसे ले, कोई उसी टाइम पैसे ले, पर पैसे ये पहले ले लेंगे। तो फ्री कैंसिलेशन वाली और ये सब चीज़ें वाली ध्यान में रख के बुक करना। मैं जनरली जो होटल बुकिंग करता हूँ booking.com और agoda.com से करता हूँ। तो आपने होटल बुकिंग जेन्युइन लगाओ, पूरा का पूरा आपको एक वो आइटन नहीं बोलते ना कि कितने दिन के पहले दिन यहाँ रुकूंगा, दूसरे दिन यहाँ रुकूंगा, एक हफ्ता यहाँ रुकूंगा, वो सब उसमें बता देना, उसमें सारी डिटेल डाल देना। और क्या था इसमें, होटल बुकिंग हो गया आपका, एयर टिकट हो गई आपकी,
आईडी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स तो हो ही गए सारे, सोर्स ऑफ इनकम हो गई, बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद जाके एक ऑथराइज्ड एजेंट को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना, वो एजेंट से उसके फीस पूछ लेना, 500 700 या मैक्सिमम होगा तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा एजेंट। जो सिंगापुर वीज़ा की जो फीस है वो $30 है, $30 SGD मतलब सिंगापुरी डॉलर, तो लगभग 60 रुपये की एवरेज के हिसाब से आप 1800 रुपये 1900 रुपये मान लो, उसके 61 रुपये के आसपास का रेट चल रहा है। तो $30 तो फीस हो गई वीज़ा की, और 500-700 1000 रुपये मैक्सिमम लेगा आपका एजेंट। अगर आप किसी और शहर से अप्लाई कर रहे हो तो उसको कोरियर कर देना ब्लू डार्ट से, वो ब्लू डार्ट से वापस कोरियर कर देगा, उसके वो चार्ज ले लेगा, आपको डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा वगैरह मिल जाएगा। पासपोर्ट अब वो आपसे लेगा ही लेगा, इसलिए डरना मत, पासपोर्ट देना ही पड़ेगा। और पासपोर्ट देना पड़ेगा इसलिए कोरियर भी ब्लू डार्ट से करना, एक अच्छी कंपनी से, उनको मालूम, ब्लू डार्ट यही काम करता है, उसको मालूम होगा कि हाँ पासपोर्ट है। दूसरा, ऑथराइज्ड एजेंट मतलब जो जिम्मेदार एजेंट है उसको ढूंढना, क्योंकि आपके मेन डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट है वो उसके पास होगा, कहीं खो खा ना दे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई कर देगा। वीज़ा अप्लाई करने में वैसे तो 4-5 दिन या 1 हफ्ता लगता है मैक्सिमम, वर्किंग डेज 5-6 दिन वर्किंग डेज लगते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। अगर सैटरडे संडे नहीं होता वर्किंग डेज में और कोई त्यौहार वगैरह है तो वो अलग बात है, और किसी किसी केस में 10-12-15 दिन भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिंगापुर का वीज़ा कभी भी अप्लाई कर लो, आज अप्लाई कर लो 6 महीने बाद जाऊंगा, नहीं। उसमें भी एक रूल है कि सिंगापुर जब भी आपने जाना है उससे 1 महीने पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम अगर आप पहले से पहले अप्लाई करना चाहते हो तो 30 दिन पहले ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले अप्लाई कर दिया, 1.5 महीने पहले अप्लाई कर दिया, सिर्फ 30 दिन पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो। हफ्ते 10 दिन में वीज़ा आ जाएगा, अगले 20 दिन आपके पास होते हैं प्लानिंग के लिए। वीज़ा आने के बाद अपनी आप होटल बुकिंग वगैरह कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, पर प्रिंट आउट वही डॉक्यूमेंट रखना और वही इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना। उसके बाद आप जैसे ही सिंगापुर आओगे तो सिंगापुर की जो करेंसी है वो आप वहीं से रख, मतलब एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवा लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग बड़ा बजट ट्रैवलिंग के नाम पे पैसा बचाने को बोलते हैं, ऐसे कर लेना, वहाँ से मत लेना, महंगा पड़ेगा। वो जितना भी महंगा पड़ता है ना, वो 200-400 रुपये का फ़र्क पड़ता है। जब आप सिंगापुर मत जाओ, आपका पूरा पैसा बच जाएगा। कहाँ वो आपको चिंदी चोरी सिखाते हैं कि यहाँ पर आप ना यहाँ से डॉलर कैश करा लेना। आप महंगी से महंगी जगह से भी डॉलर कैश कराओगे और सस्ती सस्ती जगह से भी लोगे, उसमें बहुत माइनर सा ही फ़र्क आता है। मतलब उसका जो टोटल अमाउंट बनता है वो बहुत माइनर सा, ऐसा थोड़ी आपने लाख डॉलर कैश कराने हैं। तो दूसरा एक चीज़ और है, मेरे से जो एयरपोर्ट में मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करी थी, तो एयर इंडिया के काउंटर पर उसने पूछा था, क्योंकि मैंने 1 महीने के लिए प्लान किया था, तो उसने बोला कि यार सिंगापुर इतना महंगी कंट्री है, सिंगापुर एक महंगी कंट्री है, और कितनी महंगी है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो उसने मेरे से पूछा कि आपके पास कितना कैश है, तो मैंने बोला मेरे पास है $1000 के आसपास। तो उसने फिर शो नहीं कर, मतलब मैं कंफर्म किया खाली, और इसके बाद आप फ्लाइट में बैठो और वहाँ जाओ। अब आती है एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंगापुर वीज़ा के लिए। सिंगापुर, पहली बात तो वीज़ा जो है इस बात की गारंटी नहीं कि आपको सिंगापुर में एंट्री मिलेगी। इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपको जब एंट्री दे देगा जितने भी दिन के लिए, तो आप सिंगापुर में घूमोगे ना, तो आपको वहाँ पर वीज़ा अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैरी करना है ई पास, सिंगापुर ई पास। ई पास कैसे बनता है, उसको बोलते हैं SG अराइवल कार्ड। SG मतलब सिंगापुर अराइवल कार्ड। इसको आप सिंगापुर की जो इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके भर सकते हो। मैंने तो एयरपोर्ट पे ही भर दिया था, एक बार भरा था तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करो। तो जब मैं मेरी फ़्लाइट को आधा 1 घंटा था तो मैंने वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बैठ करके उसको भरा, वो सक्सेसफुली फिल हो गया। तो एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका वहाँ पर टाइम बचेगा। पहले ना ये कोविड से पहले फॉर्म होता था, ये एक्चुअली में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने एक साउथ अफ्रीका और पता नहीं लैटिन अमेरिका से इनको क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि अगर आपने पिछले 7 दिन में वहाँ तो नहीं ट्रैवल किया, मतलब आपको ये सब डिक्लेयर करना होता है। ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे उसमें कि आपकी कहाँ पैदा हुए, पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी कब आओगे, कब वापस आओगे, एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की, और ये सब चीज़ें पूछते हैं। मेन बीमारी वगैरह हेल्थ के बारे में डिक्लेयर करना होता है। और आप लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका वगैरह तो नहीं गए हो, ये सब पूछेंगे आपसे। जो सच है वो उसमें डाल देना, तो आपको वहाँ पर भरने की टाइम बच जाएगा। नहीं तो वहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगी आपकी, वहाँ पर टच स्क्रीन है, तो वहाँ पर आपको फिर जाके ये वहाँ पर हाथ के हाथ भरना पड़ेगा। बिना ये भरे इमिग्रेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेगा, आपको एंटरटेन नहीं करेगा। पहले SG अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि सिंगापुर इतना हाईटेक है, इतना ऑटोमेटेड है कि सिंगापुर में जब आप एंट्री करोगे या सिंगापुर में, तो आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगेगी।
आप सोच रहे हो ना कि ट्रैवल हिस्ट्री में मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी बहुत सारी, तो सिंगापुर के पासपोर्ट पे आने पर भी जाने पर भी कोई स्टैंप नहीं लगती है, एक बात ये ध्यान रखना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बन रही है, वो आपके पासपोर्ट को जब भी कोई भी कंट्री स्कैन करेगी तो उसमें डिटेल आ जाएगी आप कहाँ कहाँ गए हो। तो सिंगापुर में पासपोर्ट स्कैन होता है और उसमें स्टैंप वगैरह नहीं लगती है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे कोई ज़्यादा जवाब सवाल नहीं किए क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा इनफ था, तो उनको ठीक लगा होगा। उनके पास सारी डिटेल तो आई जाती है। SG अराइवल कार्ड मैंने भर ही लिया था। अब बात है SG अराइवल कार्ड और इमिग्रेशन भी आपका हो गया। उसके बाद आपको 5-6 घंटे बाद, मुझे 7 घंटे बाद, इमिग्रेशन होने के 7 घंटे बाद एक मेल आई, क्योंकि मैं तो सोच रहा था मेरा तो 60 दिन का वीज़ा है। तो उसके उन्होंने मुझसे पूछा था आप कब वापस जाओगे, तो मैंने उनको अपनी एग्ज़िट डेट बता दी कि इतनी तारीख की मेरी फ़्लाइट है। उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने जितनी मेरी एग्ज़िट की डेट थी, जितनी तारीख की मेरी फ़्लाइट है, उतनी तारीख के 7 दिन आगे तक का वीज़ा दे दिया, जबकि परमिशन दे दी, जबकि मेरे पास वीज़ा उससे भी 20-25 दिन आगे का था। तो उसने मेरे कुछ दिन 20 दिन के करीब कम कर दिए। तो ये बात आप ध्यान रखना, उसे 7 दिन आगे का दे दिया। अब मैं मतलब अब जिस डेट को जाना है उस डेट को जाऊंगा, या उसके आगे मैं सिर्फ 7 दिन ही रह सकता हूँ, भले मेरे पास वीज़ा जो है वो उसके भी आगे 20 दिन का है। अब आप सिंगापुर में कहीं भी घूमोगे, कहीं पर भी कोई भी अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा ना, तो वो ई पास मांगेगा। वो इसलिए ई पास मांगेगा, जैसे मैं कसिनो में गया तो उन्होंने ई पास मांगा मुझसे, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको मालूम है आप दिखाओगे वीज़ा, वो कहेगा कि यार वीज़ा के बावजूद भी इमिग्रेशन ऑफिसर डिसाइड करता है ना कितने दिन के लिए आपको पास दिया है सिंगापुर का घूमने का, तो वो उसको वीज़ा से मतलब नहीं है। वीज़ा तो हो सकता है आपके पास 2 साल का हो, क्योंकि मल्टीपल एंट्री 2 साल का भी वीज़ा मिलता है, पर हर बार इमिग्रेशन ऑफिसर डिसाइड करता है आपको कितने दिन इस बार में रहने दिया जाएगा। तो वो ई पास को शो होता है कि भी आपको इतने दिन तक रह सकते हो, तो वो मेल में आता है, उसका प्रिंट आउट जरूर रख लेना या स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। सिंगापुर में कहीं भी ट्रैवलिंग करने के दौरान, कसिनो में जाने के दौरान, कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो वो आपका ई पास मांगेगा कि आप अभी वैलिड डेट के अंदर ही यहाँ पे घूम फिर रहे हो या आपकी डेट एग्जिट हो चुकी है। तो ये खास ध्यान रखना। एक ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करा लेना, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है। और ट्रैवल इंश्योरेंस में एक टिप देना चाहता हूँ कि जिस भी डेट को आपकी एग्जिट हो, कम से कम उससे 10 दिन आगे तक के ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना। मान लो आपने 20 तारीख को किसी भी देश से जाना है और आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लिया उस डेट तक का या उससे 1 दिन आगे का, और आपने जाने से जस्ट 1 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो आपका तो वो एक्सपायर हो जाएगा अगले दिन, ये सेम डे में एक्सपायर हो जाएगा, अगले दिन एक्सपायर करेगा। 10 दिन आगे का होगा तो कम से कम आप वहाँ पर इलाज करवा लोगे, आपके पास चीज़ों को मैनेज करने का टाइम होगा। इंडिया वापस आके तो बात ही अलग है, पर अगर मान लो 1 दिन पहले तबीयत खराब हो गई या सेम डे में तबीयत खराब होगी, तब आप कैसे करोगे, आपका तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हमेशा कम से कम 10-12 दिन आगे तक का कराना, 100-150 रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सिंगापुर के लिए जितनी भी जानकारी मैं दे सकता था मैंने दे दी। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, सारे कलर प्रिंट आउट रख लेना। फ़ोटो जो है वो मैट फिनिश में 80% फेस, वाइट बैकग्राउंड विदाउट बॉर्डर, ये फ़ोटो का ध्यान रख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट तो सब जगह के सेम ही होते हैं। और SG अराइवल कार्ड भर के आओगे तो यहाँ पे लाइन में बच जाओगे, नहीं तो यहाँ पर भी भर सकते हो आप। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन के लिए यहाँ रहने दिया जाएगा, वीज़ा से नहीं डिसाइड होगा। और ई पास का प्रिंट आउट या उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना अपने पास। और तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ और है बताने को। एयर इंडिया की फ़्लाइट से आया था और जाने की भी मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, तो वो बहुत अच्छी फ़्लाइट है इस बार। मतलब पहले वाली एयर इंडिया नहीं रही, अब काफ़ी अच्छा खाने की क्वालिटी थी, काफ़ी अच्छी सर्विस थी। मैं आया भी ड्रीम लाइनर प्लेन में था जिसमें स्क्रीन वगैरह ये सब लगी हुई थी, उसके वीडियोस वगैरह आपने देखे भी होंगे। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना कि मल्टीपल एंट्री ही वीज़ा अप्लाई करना, उससे मिलेगा भी आपको, ज़्यादातर वही मिलेगा। उसका फ़ायदा ये है कि सिंगापुर आए हो तो 2 दिन के लिए मलेशिया भी जा सकते हो आप। वीज़ा ऑन अराइवल है, लैंड बॉर्डर से एंट्री हो जाएगी बड़े आराम से। उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो देख लेना कि कैसे आप आराम से बहुत कम पैसों में कुआलालंपुर आकर के जा सकते हो, आपकी एक कंट्री और कवर हो जाएगी। और सिंगापुर में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। देखो, जिसको पब, बियर, पार्टी, हाईटेक, हाई राइज बिल्डिंग देखनी है, ये सब चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए तो ठीक है। सिंगापुर में आपको नेचर नहीं मिलेगा। सिंगापुर में सब मकान नहीं होते, सब फ्लैट है, सब आबादी, क्योंकि सिंगापुर का क्षेत्रफल कम है और आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो लोग सब हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। सब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वो देखने को मिलेंगी। सब कुछ आर्टिफिशियल है, सब कुछ हाईटेक है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, बहुत साफ़ सुथरा है। पर जिसे कहते हैं ना अनटच नेचर, जैसे गोवा में है, जैसे आप थोड़ा बहुत आपको मतलब थाईलैंड इससे मैं बहुत बेहतर मानता हूँ।
तो सिंगापुर में मतलब जिनको बस एक नाम है कि सिंगापुर जाना है, बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखनी है, पब पार्टी चाहिए, डिस्को चाहिए, वो सब है। कसिनो भी यहाँ पर सिर्फ 3 ही है। एक कसिनो मरीना बे कसिनो है, दूसरा कसिनो जो है वो सेंतोसा आइलैंड के अंदर है, और तीसरा जो है वो क्रूज़ कसिनो है जो मलेशिया से सिंगापुर अप एंड डाउन करता है उसमें। तो टोटल 3 कसिनो है। फॉरनर्स की एंट्री फ्री होती है, और सिंगापुर का बहुत बड़ा कसिनो है जो मरीना बे है। बाकी तो सब म्यूज़ियम है, ज़ू है, और ऊंची बिल्डिंगें हैं, होटल्स हैं, पार्टी है, ये सब चीज़ें हैं। तो जिन लोगों की इन सब में दिलचस्पी है वो ये सब देख सकते हैं। मेरी इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। या तो मैं नेचुरल बोलेंगे ना, नेचुरल जगह पे जाना पसंद करता हूँ, या फिर कसिनो में, या फिर मैं अपने रूम में रहता हूँ। मुझे मॉन्यूमेंट्स, मुझे मंदिर वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी देश का राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को मैंने वीडियो भी शूट किए हैं या फोटो खींची हैं, वो मेरे रास्ते में थे, क्योंकि मैं 10-12 किलोमीटर डेली पैदल चलता हूँ जब भी किसी देश में जाता हूँ। तो वो मैं चाइना टाउन से क्या नाम है, मरीना बे तक पैदल ही अप एंड डाउन करता था रोज़। चलो, एक सिंगापुर की जो कहाँ रुकना चाहिए, क्या है, कितना महंगा है सस्ता, उसमें मैं अलग से बताऊंगा। ये तो फिर ये था कि सिंगापुर का वीज़ा कैसे अप्लाई किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।